मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। चलिए, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नया टॉपिक शुरू करते हैं। उसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। क्या नाम है? नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि आप लोग समझ गए कि हम लोग मौलिक अधिकार खत्म कर लिए। मौलिक अधिकार के बाद ऐसे आता है नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुसार, और उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। लेकिन मौलिक अधिकार कर्तव्य को हम लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 बीबीआई है, इसलिए बोल रहे हैं। प्रधान जी याद है? अच्छी बात, रिवीजन समझ के कीजिए। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51। चलिए अब शुरू किया जाए। नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, ये निर्देश दिया गया है। ये क्या है? निर्देशक तत्व है, यानी क्या किया गया? डायरेक्शन है। ये एक तरह से आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए जैसे हम आपको निर्देश देते हैं कि आपको ऐसे 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 रूटीन बनाना चाहिए, ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, तो वो मेरा क्या होता है? डायरेक्शन होता है, निर्देशन होता है। तो निर्देशक तत्व, सबसे पहली बात तो यह जानिए कि यह जो है बाध्यकारी नहीं। क्या समझे? बाध्यकारी नहीं। मतलब यह कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको कोई सरकार माने या न माने, यह बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है। इसका दूसरा मतलब यह है कि यदि कोई सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार यदि निर्देशक तत्व के अनुसार शासन नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित, जिसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, है कि नहीं? तो यहां अब आपको समझना है कि इसमें है क्या, किसके लिए है। तो इसमें सबसे पहले जानिए कि यह जो है ये राज्य को दिया गया निर्देश है। राज्य को दिया गया निर्देश है। किसको दिया गया है? हम लोग को नहीं। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? राज्य के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग तो उससे प्रभावित होंगे ही, लेकिन काम कौन करेगा? राज्य करेगा। किसके लिए करेगा? तो हम लोग के लिए करेगा। तो यह निर्देश किसको दिया गया है? सबसे पहली बात, राज्य को दिया गया है। कितना बात समझ गए? यह व्यक्ति को दिया गया निर्देश नहीं है, नागरिक को दिया गया निर्देश नहीं है। यह किसको दिया गया है? यह राज्य को दिया गया है। दूसरी बात कि इसे बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, इसे बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है। तीसरी बात, इसको ध्यान रखना है, जब इसे बाध्यकारी नहीं बनाना था तो इसे संविधान में क्यों रखा गया? नहीं रखते जब अपने मन से काम करना है। चौथी बात कि क्या नीति निर्देशक तत्व दिखावा है कि नहीं? कागज का फूल है, सब पर ध्यान देना है। कागज का फूल है। क्लियर? अब थोड़ा हम लोग पहले इस टॉपिक का महत्व समझ लेते हैं। ध्यान दें, प्रारंभिक परीक्षा में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। क्यों? क्योंकि तथाकथित यह कठिन टॉपिक है। तथाकथित यह कठिन टॉपिक है, लेकिन चूंकि आप प्रशासन में जाएंगे तो आपको सरकार जो निर्देश देता है उसके अनुसार कार्य करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसकी जानकारी। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपको प्रशासन करने में असुविधा होगा। इसलिए इस टॉपिक से सवाल रहता ही रहता है। मेरा बात समझ गए?
तो पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम पहले कह रहे हैं यह तथाकथित कठिन टॉपिक है। इससे ज्यादातर सवाल क्या रहते हैं हम एक लाइन में समझा देते हैं। निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, पहचानने के लिए रहता है। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया, किस भाग में, कितने अनुच्छेद में है, ये सब ठीक है। लेकिन जो सब इस टॉपिक से रिलेटेड कठिन क्वेश्चन होगा वह यह होगा कि निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, इसको पहचान। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि 36 से 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब हम लोग को कंठस्थ हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता है याद करना पॉसिबल नहीं है, यानी हमको हर अनुच्छेद के साथ कहानी बनाना पड़ेगा और आपके दिमाग में डाल देना होगा। हो सकता है क्रम आप गड़बड़ा जाइए, लेकिन पहचान तो जरूर लीजिएगा, गारंटी है। बस मेरे लेक्चर को आप ध्यान से सुनते चलिए और अपने आप को जोड़िए। कुछ लोग कहते हैं सर टॉपर कैसे बना जाता है, तो टॉपर बनने का सबसे पहला गुण यही होता है कि वह व्यक्ति सामान्य सवाल को सही करते हुए कुछ विशेष या कठिन सवाल को सही कर ले तो टॉपर बन जाता है। तो ये टॉपिक जो आता है थोड़ा कठिन में, खासकर यूपीएससी बीपीएससी वालों को बता रहे हैं। जनरल कंपटीशन के लिए उतना डीपली नहीं जाता, लेकिन एसएससी में देख रहे खूब पूछ रहा है निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो वहां भी हम कठिन कर देंगे। तो इस तरह के सवाल को जनरली लोग छोड़ देता है कि भाई नहीं क्या पता, क्योंकि मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति एक ही टाइप का आपको लगेगा, तो पहचानने में दिक्कत होगा ना। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, पढ़िए, देखा जाए। ठीक है, तो ये समझ। दूसरा सवाल, दूसरा मुख्य परीक्षा जो यूपीएससी वाले हैं, बीपीएससी वाले, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुख्य परीक्षा से भी इससे सवाल रहता ही रहता है। और ये सवाल बनता है जनरली कि क्या नीति निर्देशक तत्व तो दिखावा है, क्या नीति निर्देशक तत्व तो कागज का पुल है, क्या इसे बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता है, इस तरह का सवाल होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग एक एक चीज पर कि इसे बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया, इस पे आते हैं। चलिए, सबसे पहले बात, इसे बाध्यकारी इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि देश के आजादी से पहले और आजादी के समय के सिचुएशन में काफी परिवर्तन आ गया। एक्चुअली नीति निर्देशक तो है क्या, पहले उसको जानिए फिर देखते हैं। नीति निर्देशक तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक तरह से कहिए कि एक सपना है कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम लोग अपने यहाँ के लोगों को हम इस तरह का सुविधा देंगे, ऐसा जीवन देंगे, ऐसा भोजन देंगे, ऐसा लाइफ देंगे। देगा कौन? राज्य देगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी प्रकार की सुविधा जो है देने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो नीति निर्देशक तत्व तो जो है वह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, महात्मा गांधी का, अंबेडकर का, नेहरू का सपना है। लेकिन जैसे एक तरह से आप समझिए कि आप पढ़ाई आज कर रहे हैं तो आप खूब कल्पना करते होइएगा जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पांव में बूट होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। और जैसे नौकरी लगा पता चला घर में किसी आपके बहुत करीबी आदमी को बीमारी हो गया है, और उसको भी बीमारी साधारण नहीं, थोड़ा खतरनाक टाइप का बीमारी हो गया है। तो ये बताइए कि बदन पे सूट, पांव में बूट खरीदने से ज्यादा जरूरी क्या होगा? उस बीमार आदमी को इलाज कराना होगा कि नहीं होगा? तो मेरी बात ध्यान से समझिए कि हम ठीक है, हमारा उद्देश्य आज हम बहुत रोमांचित होकर पढ़ रहे हैं कि कल होके हम जब हमारी नौकरी लगेगी तो हम एलईडी टीवी लगाएंगे, ये रखेंगे, फ्रीज कर देंगे, वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे, है ना। अगर ऑफिसर क्लास का सोच रहे होंगे तो 4 चक्का खरीदेंगे, है ना। तृतीय वर्गीय, द्वितीय, चतुर्थ वर्गीय सोच रहे होंगे तो मोटरसाइकिल किनेंगे। ये सब पूरा कल्पना, इमेजिन कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही भी है, कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा, वो सपने को पूरा करने में हो सकता है नौकरी लगा, पहला महीना का वेतन भी नहीं उठाए, तब तक आपको पता चला कि घर में किसी सदस्य को बहुत खतरनाक डिजीज, बीमारी हो गया है। तो ये बताइए, टीवी खरीदना, बाइक खरीदना ज्यादा जरूरी मानेंगे या फिर उस व्यक्ति का इलाज कराना ज्यादा जरूरी मानेंगे? या हो सकता है
कि बहन की शादी करना हो और जैसे नौकरी लगा पापा लड़का देखना शुरू कर दिए, अभी महीना नहीं मिला तो ब्याह फिक्स हो गया। अब बताइए कि प्राथमिकता कहां देंगे? यही हुआ हम लोग के देश के साथ कि हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में बहुत सपना सजाया था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो आप सब लोग को पता है आजादी के साथ ही देश जो है दो भाग में बंट गया, देश का विभाजन हो गया। और इस विभाजन के वजह से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों समस्याएं उत्पन्न हो गई। सैकड़ों, शरणार्थियों की समस्या, नदी जल की समस्या है कि नहीं है? शरणार्थी का मतलब जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, है ना, इस तरह का देश के संपत्ति संसाधन का बंटवारा, है ना, उसके साथ साथ सीमा विवाद भी शुरू हो गया, नदी जल, सिंधु नदी जल को लेकर के विवाद शुरू हो गया। अब आप बताइए किस पहले इस समस्या को निपटान किया जाए कि पहले हम लोग ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाए। था ना कल्पना गांधी जी का कि जब देश आजाद होगा तो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को अपनाते हुए पंचायती राज को शुरू करेंगे। अब आप क्या कीजिए, पंचायती राज को शुरू करने के लिए मुखिया जी का चुनाव कराइएगा ना, तो चुनाव के लिए हमारे पास उतना सिस्टम डेवलप होगा तभी ना करेंगे। मतलब पुलिस बल होगा, सुरक्षा का व्यवस्था होगा, टेक्नोलॉजी होगा। चलिए मान लिया चुनाव भी करा लेते हैं, अब मुखिया जी को पैसा कहां से दीजिएगा? अच्छा पैसा नहीं दीजिएगा तो मुखिया जी क्या कर लेंगे? कोई मुखिया बनना ही नहीं चाहेगा। दूसरी बात, और देश के विभाजन से समस्याएं थी और शिक्षा चरम पे था। ऐसे समय में चुनाव कराना उचित नहीं होता, क्योंकि अशिक्षित लोगों के लिए चुनाव जो होता है एक तरह से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उपहार टाइप का होता है, डिस्काउंट टाइप का होता है। नहीं होता है कोचिंग कोचिंग जब लोग खोलता है, अब बच्चा नहीं आता है तो कौन सी तो निकालता है, कुछ निकालता है वो ऑफर निकालता है। तो अशिक्षित लोगों के लिए चुनाव ऑफर होता है कि अपने आप को हम एगो पाउच में बेचे कि 5 गो साड़ी में बेचे, मतलब 500 में बेचे कि 5000 में बेचे। इसीलिए तो रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत में जितनी अशिक्षा है उस समय जो थी देश की आजादी के समय, उतनी अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी उस समय लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुनने के लिए कोई भेड़िया चाट टाइप का चालाक आदमी आएगा और सीधे कहेगा एक कटोरी चावल लोगे कि एगो वोट देना अपने मन से पसंद करोगे, तो कोई कहेगा भाई एक कटोरी हमारे चावल देना, वोट देकर के दे दिए जो। समझ आ रहा है कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब का अगर आप डाटा देखिएगा तो लगेगा हम लोग कहां थे। और उस समय लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना, खासकर चलिए केंद्र के लिए तो जला जा, लेकिन ग्राम पंचायत में संभव था नहीं था। सही गलत की तो पहचान ही नहीं थी लोगों को। आज छोड़ी ना, इतना दुनिया आगे बढ़ गया, फिर भी देखिए ना मुखिया जी क्या करते हैं और हम लोग क्या करते हैं। हम केवल मुखिया जी को दोष नहीं देंगे, हम लोग भी तो भाई भतीजावाद करते हैं, है ना। गांधी जी का मुंह देख के बिक जाते हैं। गांधी जी का मुंह देख के बिकना मतलब समझ रहा है, नोट नोट नोट। तो इन सारी समस्याओं के वजह से उन सारे सपनों को कहा गया कि भाई ये करा के छोड़ दो। संविधान सभा में बहुत चल रहा था कि क्या किया जाए उस तरह के सपनों के लिए, जिसके लिए ना तो हम लोग अभी राजनीतिक रूप से तैयार है, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना सांस्कृतिक रूप से, किसी तरह भी हम लोग का देश तैयार नहीं है। अंग्रेज यहां से गया, सारा सिस्टम तोड़ ताड़ के गया, सारा सिस्टम डेवलप करना था। अब जानते हैं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब का एक अलग ही झमेला चल रहा था। समझ में आ रहा है ना। तो समस्याएं अनगिनत थी और सपने भी अनगिनत थे, लेकिन उन सपनों से कंप्रोमाइज करने का सवाल उठ गया संविधान सभा में। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जो भी हम लोग का सपना है उसको हम लोग सपना बनाकर ही संविधान में जगह दें, उसको छोड़े नहीं, संविधान से बाहर नहीं रखें। और खासकर महात्मा गांधी का थोड़ा इस मैटर में दबाव था संविधान सभा पर
कि आप लोग जैसा भी संविधान बनाइए चलेगा, लेकिन ग्राम पंचायत वाला बात छोड़िएगा नहीं, समझे? तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, सब लोग को पता था कि हम लोग की देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति अभी इतनी सशक्त नहीं है। अभी तो लोकतंत्र शैशवावस्था में, युवावस्था में नहीं बोली, शैशव अभी युवावस्था में आया है। आजादी के समय क्या था? बचपना, अभी जन्म लिया था, तो पहले उसको बड़ा होने तो दीजिए, उसको समझदार तो होने दीजिए। लेकिन उसको वो संविधान से बाहर भी नहीं रखा जा सकता, इसीलिए उसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया। कहा गया कि संविधान में रख दीजिए। अच्छा, जौन राज्य सरकार मजबूत होगा, सशक्त होगा, वो इसमें से अपना निकालेगा, अपना लागू करे, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तू लागू कर दे। मान लिया अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40 से लेकर ऐसा नहीं काम ले, तो मान लिया किसी राज्य सरकार को माना 39 वाला पहले लागू करे, कर भाई तू। इसको बोलते हैं क्रम। कब लागू करवा? जब तोरा समय ठीक लगे, तिथि, है ना? ये सब डिसाइड करने का अधिकार किस पे छोड़ दिएगा? राज्य पे। कोई बाध्यता नहीं बनाया गया ना तोरा अभी लागू करे के बाद, कोई चीज आपको जब मन करे, जैसे मन करे, जब से मन करे, आप नीति निर्देशक तत्व को लागू कर दीजिए। ये बाध्यकारी नहीं बनाया गया। क्लियर हो गया? यह किस पर छोड़ दिया गया? राज्य पर छोड़ दिया गया कि आपको जब भी लगे कि आप सक्षम बनते जा रहे हैं, एक बार में पूरा नहीं लागू कर सकते, उसमें से एक अनुच्छेद का एक पार्ट भी लागू करना चाहते हैं, आप लागू कीजिए। जहां से मन करे वहीं से, यानी क्रम आप खुद डिसाइड कीजिए, तिथि आप खुद डिसाइड कीजिए। ये जो नीति निर्देशक है, तत्व है, अगर हम आपको बताएं तो इसका जब पूरा अध्ययन कीजिएगा ना, तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य को बनाना है। भारत को क्या बनाना है? कल्याणकारी राज्य। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार सवाल पूछा हुआ है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। दो शब्द दे रहे हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बोलिएगा भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर ऑप्शन में ये है तो, या फिर ये, दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर दोनों हो गए तो दोनों सही, किसी के पेपर में जा सकते हैं। ऐसा होगा ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो सी जरूर होगा, ए और बी दोनों, और डी होगा इनमें से कोई नहीं। सामाजिक आर्थिक, यूपीएससी वाले ध्यान दीजिए, खूब पूछे बात, यही शब्द देता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग कि क्या नीति निर्देशक तत्व तो बात सजावट का फूल है, सजावट मात्र है? बिल्कुल नहीं। नीति निर्देशक तत्व तो बाध्यकारी नहीं होते हुए भी बाध्यकारी है। कैसे? हम बता रहे, तो ध्यान से सुनिए, आप भी हम सहमति दीजिए, क्योंकि यूपीएससी के मुख्य परीक्षा का ये सवाल बताने जा रहे हैं आपको, है ना? तो पूछता है, यूपीएससी में भी पूछता है कि यह बाध्यकारी नहीं होते हुए भी बाध्यकारी है। कैसे बाध्यकारी है? कैसे? तो ये बताइए, जब चुनाव का समय आता है तो राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दल, वो अपना एजेंडा क्लियर करते हैं कि भाई हम इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम लोग को इच्छा कि अनुच्छेद, नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 44 लागू कर दिया जाए, तो जो राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में, इसमें चुनावी घोषणा पत्र में यह बात शामिल करे कि मेरी सरकार बनी तो मैं अनुच्छेद 44 को लागू कर दूंगा, तो उस राजनीतिक दल को यदि हम वोट देते हैं, तो यदि उसका सरकार बनता है तो अपने चुनावी वादा के अनुसार उसको अनुच्छेद 44 लागू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझे? आपके सर ना कहीं कोई लगता, अगला बार ना दो जाए वोट, हरा दिया, दूसरा दल के समझ में चल रही, तो घोषणा पत्र में शामिल करी, ओकरा के दिया। तो ध्यान दीजिएगा, यह बाध्यकारी नहीं होते हुए भी बाध्यकारी बन गया, और इसे लागू कराने की शक्ति इनडायरेक्टली किसके पास आ गई?
हम जनता के पास आ गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व दिखावा नहीं है, कागज का फूल नहीं है, सजावट मात्र नहीं है, बल्कि इसे लागू करने की शक्ति हम भारतीय जनता के पास है। यह अलग बात है कि चूंकि यह गैर न्यायोचित है तो इसको लागू करने या नहीं करवाने को लेके हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन वोट के माध्यम से हम इसे लागू करवा सकते हैं। क्लियर मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो बढ़िया से इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं, इससे मुख्य परीक्षा का सवाल पूरा आ जाएगा। अब कल हम क्या करेंगे, एक एक अनुच्छेद को निकालेंगे और उसको खूब बढ़िया से समझाएंगे। जितना क्लास लगे कोई घबराने की बात नहीं है, खूब प्रेम से आप लोगों को समझाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।